13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर, विश्वविद्यालय के अंदर बहुजन समाज के जो स्कॉलर हैं, पीएचडी, नेट, स्लेट, तमाम जो हमारे युवा हैं, वो अब उनका रास्ता बहुत तकलीफदेह होने वाला है। सवर्ण आरक्षण 10% सरकार ने लागू कर दिया है। 3 दिन के अंदर सरकार ने उसे लागू किया। लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति से उसे मोहर मिल गई। तो आप सोच सकते हैं कि तथाकथित जो सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो किस तरह से संविधान पर हमला कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बीएचयू के प्रोफेसर सीआर चौधरी यादव साहब से। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन लगातार चल रहा है। दिल्ली के साथ साथ देश के तमाम क्षेत्रों के अंदर 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है, अगर वो उस पर जो विश्वविद्यालय हैं अपनी नियुक्तियां निकालते हैं तो बहुजन समाज का जो इस देश का 85% आबादी आती है उसकी भर्ती नहीं होगी, वो प्रोफेसर नहीं बन पाएगा और साथ ही वो राष्ट्र निर्माण के अंदर जो पॉलिसी बनाता है वो भी नहीं कर पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, तो 13 पॉइंट रोस्टर जो है सरकार की बहुत सारी हत्यारी घोषणाओं में सबसे ज़्यादा हत्यारी और सबसे ज़्यादा खतरनाक घोषणा 13 पॉइंट रोस्टर है जी। यह न केवल यह बराबर कहते रहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, खत्म, ये सीधे सीधे बहुजन समाज के आरक्षण को खत्म कर देने की योजना, और ये तो खत्म कर दिया है। 13 पॉइंट रोस्टर के द्वारा न हमारे बहुजन नवयुवक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या शिक्षा संस्थानों में न उनका एडमिशन हो पाएगा और ना तो उन्हें नौकरियां मिल पाएंगी। अभी से उन्हें बेरोजगार बना दिया गया है, पूरी तरह से बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लागू किया गया है 14वें नंबर पर एक अगर विभागवार फैकल्टी के द्वारा होता था तो उसमें हमारा कुछ बनता था। जब विभागवार होगा तो एक विभाग में कितने अध्यापक होंगे? अगर उसमें 50 अध्यापक हों और 14वें अध्यापक के नाम पर एसटी आएगा, कोई आदिवासी लड़का अगर है नौकरी में तो 14 वैकेंसी अगर खाली होगी तो 14वें नंबर पर हुआ है, कहीं नहीं होता है। कोई विभाग में इतना नहीं मरा होता, 2, 4, 3, 4, 5 ऐसे ही विभागवार निकलते हैं। तो इसका मतलब सीधे होता है कि ओबीसी, एससी और एससी का कोई जो है प्रतिभागी अध्यापक नहीं हो पाएगा, एकदम खत्म हुआ। 20 पॉइंट रोस्टर में कुछ इस तरह की बात थी, लेकिन इनकी मीडिया है, इनका सुप्रीम कोर्ट है, इनका चुनाव आयोग है, सब पर इनके कब्जे में है। और जो वह कहता है, मैंने जो न्यायपालिका है वो तो और ज़्यादा माने वो हो गई है कि उसने सीधे 20 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करके 13 पॉइंट रोस्टर का कर दिया। सरकार अगर चाहती तो इसको करे। 10 पॉइंट रोस्टर अवैधानिक है। भारतीय संविधान में, बाबा साहब के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। आरक्षण की जो बात सिर्फ इस रूप में है कि जो बहुजन समाज, वंचित समाज जो बहुत पिछड़ गया है, वह शिक्षा में, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर उसे रियायत दी जाए ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। यह उसका मतलब लक्ष्य है। यानी शैक्षणिक और साहित्यिक संस्थान के रूप में उसका आरक्षण दिया जाता है। सर, आपको नहीं लगता? दूसरी बात यह देखिए, इसमें है अगर सरकार की, देखिए, सवर्णों का आरक्षण है, 3 दिन के भीतर वह जो है घोषित किया गया। घोषित करने के बाद सीधे संसद में वह पास हो गया। पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के यहाँ चला गया। तीसरे दिन राष्ट्रपति का पूरा ये भी मिल गया वहाँ। ये देखिए, 3 दिन के भीतर अगर सरकार की मंशा है तो 3 दिन के भीतर बिल लाना, उसे संसद में चर्चा कराना, राष्ट्रपति की मंजूरी लेना और उसकी घोषणा कर देना। और घोषणा करते ही जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे सबने उस 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पर अपनी वैकेंसियाँ निकाल दी। और उसमें क्या हुआ, जनरल इतना, मतलब पूरा का पूरा जनरल, ओबीसी निल, एससी निल, एसटी निल, सब ने कर दिया। और वह धड़ाधड़ नियुक्तियाँ होने जा रही हैं, वो सारे लोग जनरल के आएंगे। 100% का आरक्षण। देखिए, बहुजन समाज के अलावा जो हमारा सवर्ण समाज है वो हजारों साल से अघोषित आरक्षण का लाभ उठाता चला जा रहा है। सब जगह वही है ना, सारे धार्मिक स्थानों पर, सारे शिक्षा संस्थानों पर, राजनीतिक स्थानों पर तो अघोषित आरक्षण का लाभ वही उठा रहे हैं। 100% था। अब जब बाबा साहब ने आरक्षण लागू किया तो उन्हें लगा कि हमारे 100% आरक्षण में यह सेंध लगाई जा रही है। ओबीसी को, एसटी, एसटी को आरक्षण दे करके हमारा 100% जो चला रहा था उसमें सेंध लगाई जा रही। अब वह भी खत्म कर दिया जाए, यानी फिर से एकदम से मनवादी व्यवस्था लागू होगी। संविधान खत्म कर दिया, प्रतियां जला दी गई, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मनवादी व्यवस्था के आधार पर अब केवल सवर्णों को नौकरियां मिलेंगी। सवर्ण ही सेना में वहाँ पर भर्ती होंगे और पिछड़े और दलित लोग जो है सेवा करेंगे। ये तो मोहन भागवत ने घोषणा की अभी। बिल्कुल। अब देखिए उनका यह मनवादी सिद्धांत। सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, जो हमारी जो बहुजन विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं
10% जो आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए सरकार ने लागू किया, राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी तरह का विरोध नजर नहीं आया आरजेडी के अलावा। सब देखिए, मैं देख रहा हूँ सत्ता की नीति करने वाले, चाहे हमारे यहाँ सपा हो, बसपा हो या जो भी हो, आरजेडी की बात दूसरी है, तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू यादव एक ही हो सकता है और उसकी भी रस उसके डीएनए में है। तेजस्वी यादव के पढ़ा लिखा नहीं है और वह जिस तरह से ललकार रहा है, धर्मेंद्र यादव यहाँ से ललकार रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया पढ़कर आए हैं, महान वो होते हैं, लेकिन एकदम कुंभ में नहाना करते हैं, वैष्णव मंदिर खोल रहे हैं, तमाम सारी बातें। ये सत्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं, न समाज के लिए सोचते हैं न इसके लिए, लेकिन राजनयिक स्तर पर दोनों एक हुए हैं, उसी से घबरा गए हैं वो लोग जो है, ये सब रहा है वहाँ से लेकर। तो इसलिए उनसे तो हमें आशा ही नहीं है। विपक्ष नहीं, आपको अपने भरोसे आपको देखना चाहिए। हमारे नवयुवकों के द्वारा लिए आंदोलन वही कर रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ पूरी फेसबुक में लड़ाई हमारे बहुजन समाज के जो उत्साही लोग हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों से आशा है। और मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि राजनैतिक विपक्ष तो शून्य हो गया है हमारा, राजनीतिक विपक्ष जो हमारा शून्य हो गया है, तो सरकार भी वही है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है वही, लेकिन उसका प्रतिकार एक हो रहा है। सारे विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राएं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, राजनीतिक विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, सामाजिक और साहित्यिक विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका थी। वह ऊना आंदोलन हुआ, वह जो है सहारनपुर की घटना के बाद का जो हुआ, 2 अप्रैल को बंद कराने की घटना हुआ, इसके केंद्र में हमारे बहुजन समाज के नवयुवक हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि सहारनपुर में कितने दलित जो उसमें शामिल हुए थे, उनकी तो हत्याएं भी कई हुई और तमाम जेल में डाले गए थे। कितना हम लोग जागरूक, हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज के नेता जो सत्ता में बैठे हुए, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे एसटी के, छत्तीसगढ़ झारखंड में तो तमाम आदिवासी हैं उसमें मेरे हैं, और सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है, कहाँ उसमें सामने आते हैं। सपा के उसमें बने हैं, बसपा के उसमें बने हुए हैं, सारे लोग उसमें बने हुए हैं, लेकिन हमारे समाज के जाने वाले जो बहुजन नेता हैं वह उन ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण हैं जो कि हमारी बात नहीं पहुंचाते हैं। उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए। खतरे के पर इंगित करना चाहता हूं कि जिस तरह से आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को लागू कर दिया गया है गरीब सवर्णों के लिए, क्या 20 साल बाद, 10 साल बाद यही सरकार जो संविधान के अंदर शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और उसके आधार पर जो संविधान में आरक्षण की अवधारणा है, क्या सरकार 10 साल बाद ये उदाहरण तो नहीं देगी या देगी नहीं? कि उसके लिए एक मंशा मुझे नजर आती है कि हमने 10 साल पहले, 20 साल पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था, तो तमाम जो आरक्षण है अब आर्थिक आधार पर लागू होगा। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो चिंतक हैं, जो आज राज्यसभा में, लोकसभा में बैठे, क्या उन्हें इस खतरे का जरा सा भी आभास नहीं है? देखिए, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं और उनकी संसदीय राजनीति में किसकी हिम्मत है कि उसमें रह के। सावित्रीबाई फूले कोई एक ही हो सकती है। सावित्रीबाई फूले जब भाजपा सरकार में थी, उसमें बैठी भी थी, तब भी वह बोलती थी, तब भी वह मुद्दे उठाती थी, वह संविधान के लिए लड़ती थी, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए लड़ती थी, और अंत में उसने उससे अपने को अलग किया। ऐसे कौन है? जब 2 अप्रैल को भारत बंद हो गया है तो सावित्रीबाई फूले तो बहुत पहले से कहती आ रही थी। उसके बाद हमारे अपने सांसद उदित राज हैं, रामविलास पासवान हैं, या तमाम और कई लोगों को तब थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई, तब उसमें उन्होंने किया, लेकिन खोल कर सामने नहीं आए, वहाँ से आ ही नहीं सकते। या तो आप उससे बाहर निकलिए, नहीं तो आप निकाल दिए जाएंगे। अगर सत्ता का मोह बना हुआ है, उसमें नहीं आ पा सकते, तो उसकी हमें हाँ मिलाना पड़ेगा। ये ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, हमारे आस्तीन के सांप हैं जो सत्ता के लिए मलाई काट रहे हैं। बहुजन समाज की उन्हें कोई चिंता नहीं है, इसलिए उनकी आशा छोड़िए। ये हमें, आपको, समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जो बहुजन साहित्य महोत्सव के माध्यम से यही संदेश जा रहा है कि बहुजन समाज एकजुट हो, अपने अंदरूनी अंतर विरोधों को भूल करके, अपनी असहमतियों को भूल कर एकजुट जब सड़क पर आ जाएगा और ऊना आंदोलन की तरह जब जाएगा, सरकार झुकेगी वहाँ से। गुजरात में जब उसमें आया तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री बदला गया और जब ट्रक पर ट्रक जो है मरी हुई गायों को लाद कर कलेक्ट्रेट में फेंक दिया गया वहाँ ले आकर के, तब उन्हें वह हुआ। तो जैसा मैंने कल कहा था ना कि गाय की राजनीति चलने लगी थी, और उसी में उस समय हमारा एक जनगीत प्रसिद्ध हुआ था कि गैया बैरन बवाल किए जाए रे, राम घरे गैया, रहीम घरे गैया, कवन मोरा मजहब सवाल किए जाए रे। ये उसमें चल रहा था, गाय की राजनीति, भारत माता की राजनीति, और ये तमाम दुनिया भर की मुद्दे जो हैं केवल धार्मिक उन्माद और हिंदूकरण और यह सब करने के लिए किए जा रहे हैं। और हमारे बहुजन समाज के जो लोग सत्ता में शामिल हैं, चाहे वह विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, वह उसी प्रकार के उल्टे सीधे बयान देते हैं जैसे कि वे लोग देते रहते हैं।
ये अगर सामने खड़े हो जाते, मजाल नहीं है कि हमारे साथ हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाता। और 10 साल की बात आप छोड़िए, अगर मिशन 2019 सफल हो गया तो आरक्षण तो खत्म कर दिया गया। 10% उसकी बात छोड़ दीजिए, उनका 100% हो गया, हमारा बिल्कुल नहीं है। हम बेरोजगारों की लाइन में खड़े हैं। यादव साहब, संक्षिप्त में आपसे मुलायम सिंह यादव का जो बयान हाल ही में दिया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुलायम सिंह की बात मत कीजिए। मुलायम सिंह को मैंने 5-7 साल पहले किया था, जब बिहार का चुनाव हो रहा था, महागठबंधन सरकार जीती यहाँ से, ये भाजपा का प्रचार करने गए और मैंने बहुत पहले एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पर कि मुलायम सिंह धोती के नीचे हाफ पैंट पहनना शोभा नहीं देता। वो हाफ पैंट दिखाई पड़ जाता है भाई, उसके नेकर तो पहना जा सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन हाफ पैंट जो है अगर धोती के नीचे आप पहनेंगे तो ये सब इससे नहीं चलने वाला है। उन्हीं का बेटा वो बाबा, यह तो हमेशा सत्ता की, परिवार की राजनीति, सत्ता की राजनीति की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नाम पर, लोहिया के नाम पर जो बहुजन समाज है, कम से कम उनके नाम पर रखा, बसपा के नाम पर वो सब रहा। कई बार बसपा के जो बुद्धिजीवियों ने कहा कि अम्बेडकर की लाश पर राजनीति कर रहे हैं, उनका नाम जरूर लेती हैं, लेकिन वह उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। कई बार भाजपाइयों के साथ समझौता किया, मनवादियों के साथ समझौता किया, 3 बार समझौता के सरकार बनाई। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इन लोगों की नाकामी न होती तो भाजपा के आने का, जोगी के आने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब आंखें खुली हैं थोड़ा, और उपचुनाव जो यहाँ पर हुए सब लोग जीते। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। हमें अपनी असहमतियों को दूर करना होगा और अपने मुद्दों को लेकर, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तमाम जो राजनीतिक मंच हैं या सामाजिक मंच हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आज़ादी के 70-72 साल बाद भी अगर हम 13 पॉइंट रोस्टर की खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बुद्धिजीवी और हमारे इस सामाजिकता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। CR यादव साहब ने एक पूरा जीवन देखा है, तो उसी जीवन के मार्फत वो अपनी तमाम सामाजिक जो वेदना उजागर कर रहे हैं। खास तौर पे जो मुख्यधारा का मीडिया है वो कभी भी बहुजन समाज के दर्द को बयान नहीं करेगा या उसके बेहतरी का निर्माण वो साझा नहीं करेगा। तो ये हमारा जो मुख्यधारा के इतर बहुजन समाज का जो मीडिया है वो आपको तमाम घटनाओं को आपको साझा कर रहा है। और 3 दिवसीय इस साहित्यिक सम्मेलन के अंदर तमाम लेखक, चिंतक, विचारक यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात को वो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।